अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसके बाद फोर्सेज ने ऑपरेशन किया जो कि अब तक जारी है। अब तक 190 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है, जबकि 30 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्द खुद कुछ बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद कुछ बमबार हैं जो लोगों का सहारा ले रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज गैरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। इससे पहले जो बाजियाब कराए गए 107 मुसाफिर थे, उनमें से 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि 17 जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, अगर हम जाफ़र एक्सप्रेस की बात करें तो ये 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन थी। इस ट्रेन में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। ये ट्रेन मंगल की सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना हुई। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी और इस दौरान पहले ट्रैक पर धमाका किया गया, फिर ट्रेन पर फायरिंग हुई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को सुरंग में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के सबब इस इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन यकीनन ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन है जो कि अभी तक जारी है। हमारा सवाल ये होगा कि क्या ये हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और ये दहशतगर्द हिदायत कहाँ से ले रहे हैं, और जो दहशतगर्दी की लहर एक चल पड़ी है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब मौजूद हैं, नसीर वागा साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इतना बड़ा ये वाक़या हो जाना आप किस तरह से देख रहे हैं? थ्रेट अलर्ट्स तो मौजूद थे। इससे पहले हम ये देखते रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशंस होते हैं वहाँ पे खुद कुछ बमबार मौजूद होते हैं, धमाका किया जाता है, लेकिन एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना जिसमें 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, यकीनन ये एक सोची समझी साजिश की एग्जीक्यूशन है। देखें, ये एक डेफिनेटली बड़ा प्लान तरीके से इंडियन रॉ, आई एम वेरी ओपन लाउड टू स्पीक, इंडियन रॉ, इंडियन हुकूमत काबुल में बैठ के वहाँ पर इनको सबको ऑपरेट करवा रही, खास BLA है। और अभी भी जिस वक्त जिस सब वो टोलियों में बटे हुए दहशतगर्द, अभी भी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू उनके साथ वहाँ से उनके हथियार ले रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं। बात यह है कि देखें, एक तो हमें पहले ये एरिया को समझने की बात है कि बोलवान का एरिया जो है ये तकरीबन 75% टू 80% एरिया बी एरिया कहलाता है, ये बलूचिस्तान का। इसमें ज़्यादातर पुलिस और उसके बाद ये लेवी के जवान हैं। 83,000 लेवीज के जवान हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड अवेलेबल कोई है मेरे ख्याल में 30% या 40%, 22-23 हज़ार अवेलेबल है। सारी सरदारों ने अपनी ये मर्जी के रखे हुए हैं, वो गायब हैं, तनख्वाही उनके लिए हैं ना, और अपनी ना मेरिट देखते हैं, उनकी मर्जी से रख लेते हैं। ठीक, नंबर 3 बात है कि बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। अब जब ट्रेन घुस गई, जिस तरीके से किया ऑपरेशन किया गया है, प्लान करके, हमारे सिक्योरिटी के लोग थे वो थोड़े थे इन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये लोगों को उतार के और ये पहाड़ी इलाके के साथ ही माउंटेनस एरिया वहाँ पर चल पड़े हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरी हमारी मुसल्लह फौज ने इनको पूरा घेरा डाला हुआ है। FC के विंग्स हैं, हमारे पास जो SSG के लोग हैं, सब अपने ऑपरेशन बड़े प्लान। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अब ये टोलियों में तकसीम हो गए हैं और इन्होंने खुद कुछ बमबार बैठे हुए हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, और आगे ह्यूमन शील्ड के तौर पर ये औरतों बच्चों को रखा हुआ है। सो दे आर प्लानिंग बड़े डिफिकल्ट के ये कोलेटरल डैमेज ना हो, इनको नुकसान किया जाए। साथ ही साथ 190 रिहा भी करवा लिए हैं। उसके बाद आपने देखा 30 दहशतगर्द मार दी गई हैं, और मेरे ख्याल में और 10-15 रह गए होंगे। आप देख साथ ज़रूर इनको ये क्लीन ऑपरेशन कर लिया जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्टी यही है कि इसकी वजह से कर रहे हैं। मकसद क्या इनका, भी देखें, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। इंडियन बड़े कब से कहते हैं इस बात के लिए कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर बैठे हुए काबुल में जाके मकसद ये है कि पाकिस्तान CPEC ना बनाए, बलूचिस्तान को अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करते। 1 या 2%, ये टोटल 1-2% ये हैं जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, वो भी इनको लालच दे के, ल्योरिन करके, पैसा दे के इनको काबू किया। अदरवाइज 98% हमारे ब्लोज देर मुहब्बत बताना है, डोंट वांट एनीथिंग। लेकिन ये आप जो हम के बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, ये सारे मिसिंग
ये सब मिले हुए हैं। इनको बलोचियों से कोई, इनके हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। इट इज ओनली एजेंडा इज दुश्मन के साथ मिलके पाकिस्तान की दुश्मन के मुसल्लह साथ फ़ौज मिलकर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। आदिल साहब, ये भारतीय दरअंदाजी की वजह से हुए हैं और ये बिल्कुल अब वाज़े हो गया है कि रॉ इसमें मुलविस है। अफ़गानिस्तान से जो इनके सरगना अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और बाकायदा ये उनके साथ राब्ते में हैं। देखिए, एक तो रियासत की जो पेशेंस है वो अब जो है उसने अभी तक तो बड़ी पेशेंस का मुजाहरा किया है। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई अब ढकी छुपी बात तो नहीं है कि भारत की हमेशा से जो है वो डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की है। उसने बलूचिस्तान के अंदर उसका अमन ख़राब करने की कोशिश की है। उसने जो अलहदगी पसंद वहाँ पर जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट किया है और बहुत सारे अनासर जो इंटरनली इस सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं उनको बाहर से इमदाद मिलती है, सपोर्ट मिलती है। कोई यूके जाके बैठा हुआ है, कोई अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस है जो बढ़ता जा रहा है और सूरत हाल डेली बुनियादों पे मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक की इस वक्त सूरत हाल है। तो इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक इजलास हुआ जिसके अंदर फ़ैसला किया गया कि इन जो बलूचिस्तान में जो है वो कोई बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है वो किया जाए। अभी तक तो रियासत ने कोशिश की है कि सब्र व तहम्मुल के साथ मामलात को सुलझाया जाए और कोई ऑपरेशन ना किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि कितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो अलहदगी पसंद वहाँ पर तंजीमें हैं जो जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही हैं बैरूनी ताकतों की मदद से, एक तो उनका कला कमा बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बलूचिस्तान के बाकी आवाम है जो जिन्होंने हथियार नहीं उठाए, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस भी हैं, कौमी धारे के अंदर है, उनके साथ जो है वो रियासत को हुकूमत को उनको इंगेज करना चाहिए। जो देखें वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो यह है कि बहुत सारे अनासर इस चीज़ का मिसिंग पर्सनस के मामलात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वसाइल की गलत तकसीम का फ़ायदा उठाते हैं। उसका इल्ज़ाम जो है वो एक सूबे के ऊपर लगाते हैं। तो जो गलत फहमियाँ है उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। वाक़ई साहब, दहशत वाक़यात में अचानक इजाफा हो रहा है, गलत फहमियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अब बात किससे की जाए? भाई सबसे अहम बात तो ये है कि हुकूमत को और ख़ास तौर पर इस वक्त जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो अब भी एक जगह पर बैठ के अपने मुल्क और कौम और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई है क्योंकि भारत जो पाकिस्तान का एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इतना बुरा हमसाया हमें मिला है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है पहले दिन से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिला हुआ है। हुकूमत को सबसे पहले एक बेहतरीन प्लान और बड़ी दोस्ती और मोहब्बत के साथ बलूचिस्तान के लोगों और वहाँ जितने ग्रुप्स हैं उनके साथ बैठ के ये देखिए कि उनको क्या एतराज़ात हैं, उनको कौन सी वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, वो वाली चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म करें और तहम्मुल और मिजाज और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस सिलसिले को लेकर आगे चलें। यहाँ हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस आला तरीके से ये ऑपरेशन किया, मैं आपको एक बात बताऊं, इन दहशतगर्दों ने BLA ने ये जो टनल और ये पूरी प्लान के साथ ये काम किया और उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर मुसल्लह अफवाज के लिए शायद ऑपरेशन करना इतना आसान ना हो। आपने देखा उन्होंने फौरी तौर पर यह भी धमकी दी कि अगर मुसल्लह अफवाज ने यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया तो हम और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ करेंगे और लोगों को मार देंगे। इसके बावजूद मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई जवां मर्दी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे एक मुकम्मल और कामयाब ऑपरेशन किया
और बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं उनको जानो वासल किया। ये है कामयाबी हमारी मुसल्लह अफवाज की। वो जो उनके ज़हन में बिल्कुल ऐसी और बहादुरी से अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। ब्रिगेडियर, ट्रेन को हाईजैक कर लेना जिसमें 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, इनकी डिमांड क्या है और ये चाहते क्या हैं आखिर? डिमांड सिंपल है कि वांट के डिस्टेबलाइज करना बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को, मुसल्लह अफवाज को डिफेम करना, उसके बाद गवादर पोर्ट को नहीं बनाने देना। दे वांट के जी फौज चली जाए, सब चले जाएं, इनके सपोर्ट कर दे बलूचिस्तान को। दिस इज व्हाट दे वांट एंड दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स, दैट इज व्हाट आवर एनिमी कंट्रीज वांट्स, बिकॉज दे डोंट वांट कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे सीपैक बना के, और हम एज ए बीइंग न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री, हम इकोनॉमिक तरक्की करके अपने फैसले अपने मुल्क की वफादार करें। दिस इज द टारगेट। और इसके लिए मेरे ख्याल में जो बात की जाए, देखिए मैंने बारह ये बात की है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आप उनसे डायलॉग करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है। आप इस वक्त देखें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की हैं, कोई भी असेंबली में नहीं है। दे शुड बी ब्रॉड इनटू असेंबलीज, उनको मेक देम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, उनको जिम्मेदारियां दें, और साथ ही साथ तीन यार जो हथियार उठा रहे हैं बिल्कुल उनको खिलाफ ऑपरेशन करें, नो कॉम्प्रोमाइज। बाकियों से बात करें और उनको सुने। बड़े अच्छे लोग हैं, डॉक्टर मालिक हैं, अख्तर मेंगल हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर से बात करें, सुने कि क्या उनके ये फैसले जाके बलूचिस्तान में कोयटा में बैठ के करें, इस्लामाबाद बैठ के मत करें। सेकंड ये कि आप ये देखें इंडिया में कितने ढोल बजाए जा रहे हैं। इंडिया फेक न्यूज़ चला रहा है, पुरानी वीडियो चला रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर वो तबसरे हो रहे हैं, उसके बाद उनको पहले से खबर थी, बिकॉज दे न्यू इट इज जस्ट लाइक जैसे पुलवामा का इंसिडेंट किया था, अपने लोग मार लिए थे, इसी तरह ये इस वक्त इनको पहले खबर थी और उसके बाद ये सब कुछ है। इसलिए हमें अब वी हैव टू गो ऑन ऑफेंसिव। अफगान तालिबान से टॉक बात करें, इनकी लॉजिस्टिक बंद करें, अफगानी जितने ये इलीगल अफगानी हैं या 10-15 लाख रुपए इनको वापस करें, एंड दे मस्ट गो बैक टू देयर कंट्री। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक बात तो ये हो गई कि इनसे हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है, लेकिन इनसे तो चलें डायलॉग हो जाएगा, वो भी आसान नहीं है, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए जो कि इनके हैंडलर्स हैं, जो कि इनको असलहा प्रोवाइड करते हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, जो इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए? देखिए, पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो है इंटरनेशनली जो आलमी इदारे हैं उनको डोजियस दिए हैं कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, सिर्फ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब तो अफ़गानिस्तान से भी दरअंदाज़ी होती है, और हमारे हमसाया कुछ ममालिक हैं उनके भी इंटरेस्ट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, इक़्तिसादी तरक्की है, उसकी वो चाबी है। जितने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप जो रेकोडेक की बात कर लें, आप जितने गैस के प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, वो उसकी बात कर लें, आप सी पैक की बात कर लें, गवादर पोर्ट की बात कर लें, तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो मशरूत है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर अमन हो और सूरत हाल बेहतर हो। तो ये चीज़ें तो आपको पता है ना, इंडिया को जो है वो हमेशा से पसंद रही है, उसने हमेशा से पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब किया है, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर उसने ऐसे अनासर की वो किया है। तो पाकिस्तान को सफारती सतह पर यह मामला जो है वो टेकअप करना चाहिए। जो तालिबान है जो उनकी हुकूमत के साथ मामला करना चाहिए। देखिए, जो बलूचिस्तान है और जो KPK है, दोनों में जो दहशतगर्दी है वो बिल्कुल उसके बैकग्राउंड्स मुख्तलिफ हैं। जो KPK में मामला है उसको KPK के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसको उस तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर चूँकि बलोच इंतहा पसंद हैं और वो अलहदगी की बात करते हैं या वो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, जो एक गैप है रियासत और जो वहाँ के अवाम के दरमियान, उसकी एक बुनियादी वजह जो कंप्रोमाइज पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे लोगों को जिस तरह से इलेक्शन से पहले विंडो शॉपिंग करके जो है वो वहाँ लोगों को मुसल्लत किया जाता है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ के लोगों को जो सियासी उनका जो हक है वो उनका मिलना चाहिए, जो वसाइल की तकसीम के हवाले से जो कम्युनिकेशन गैप है उसको करने की ज़रूरत है। वागा साहब, यूथ और रियासत का जो ये कम्युनिकेशन गैप है, इसको किस तरह से फिल किया जाएगा? आपको लगता है कि क्या ये इतना आसान है?
बलूचिस्तान के लोगों की जो महरूमियाँ हैं, जब तक वो दूर नहीं होंगी, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि वहाँ पर अमन नहीं हो सकता। हमारे जो दुश्मन हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा ये बात बताते हैं कि देखिए सुई गैस यहाँ से निकलती है और बहुत सारी मादनियात, रिकोडेक है, यहाँ पे सी पैक है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, आपको तो कुछ मिल नहीं रहा, आप देखें आप किन हालात में। जब वो उनको इस तरह का एहसास से महरूमी दिलवाते हैं तो वहाँ पर लोग बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। बात यह कि वहाँ पर अमन लाने के लिए वहाँ के लोगों का मेयारे ज़िंदगी बेहतरीन करना, उनको बेहतरीन सहूलतें देना। देखें, जब वो दूसरे सूबों की तरफ देखते हैं, जब दूसरे सूबों की तरक्की देखते हैं, तो बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ के हालात ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को, हमारे ज़िम्मेदार इदारों को चाहिए कि वहाँ आवाम के साथ बैठ के, उन बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ बैठ के जो इस वक्त वहाँ ख़राबी पैदा कर रहे हैं, BLA के साथ भी बैठ के उनके जो मेन लोग हैं उनसे पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और आखिर पता यही चलेगा कि इनके पीछे भारत है। वो सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की एक मजमून और नाकाम अप्रोच की ज़रूरत है, एग्रेसिव अप्रोच की, या यही तरीका के डायलॉग के जरिए चीज़ें हल की जाएं? देखिए, डायलॉग, पहले डायलॉग, वहाँ पहले ही आग लगी हुई है। अगर वहाँ कोई सख्त ऑपरेशन होगा, आपने देखा कि हमारी मुसल्लह फ़ौज, हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे कभी पहल नहीं करते। अब अगर कोई ये कहे कि जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या होने के बाद भी वहाँ मुसल्लह अफवाज जो हैं वो ऑपरेशन ना करें, तो ये तो ज्यादती हो। बिल्कुल ये तो करना पड़ेगा। लोगों को बचाने के लिए मुसल्लह फ़ौज ऑपरेशन कर रही है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि भारतीय मीडिया क्या झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, इस पर भारत और मुल्क दुश्मन जो सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पे मुतहरिक हो गया है और मुख्तलिफ झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं। आदिल साहब, जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, हमेशा से हमने देखा है कि भारत का यही रवैया, यही रविश रही है, लेकिन ये किस जानिब इशारा है? देखिए, भारत ने हमेशा ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जवाज़ बनाकर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया है, और उसकी कोशिश तो ये होती है कि पाकिस्तान की जो तरक्की के जो मामलात हैं उसके ऊपर जो है दुनिया को बताया जाए कि वहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। इस तरह के वो प्रोपेगेंडे मुसलसल करता आता है। वो कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कश्मीर के हवाले से, कभी वो किसी तरह से ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अनासर है जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिसको जो है भारतीय जो मीडिया है वो उसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, आलमी सतह पर जो है वो बताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जबकि हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंडिया के अंदर ख़ुद लोगों को ना जो है इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जो है वो भारत के अंदर हो रही है। वहाँ मजहबी मज़हब के नाम पर जो है लोगों को जो है निशाना बनाया जाता है। वहाँ पर जो है वो क्रिश्चियंस के लिए, मुसलमानों के लिए जो है वो ज़मीन तंग है। वहाँ कश्मीरी अवाम जो है वो मुसलसल जो भारतीय दहशतगर्दी है उसका शिकार है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए अब वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ अनासर की मदद से जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। तो मसला ये है कि जो आलाकार बनते हैं पाकिस्तान के अंदर भारतीय प्रोपेगेंडे का, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिकल अनासर भी जो है पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के जो खिलाफ होने की वजह से जो है वो हिस्सा बनते हैं, जिसका फ़ायदा जो है दुश्मन मुल्कों को, दुश्मन जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको फ़ायदा उठाने में जो है मदद मिलती है। यानी पाकिस्तान को सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी चैलेंजेस का है। ब्रिगेडियर साहब, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, AI का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाई जा रही है, उन्हें अपलोड किया जा रहा है, और जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे, एक ख़तरा हमें बैरूनी तौर पर है और कुछ अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं जिससे पाकिस्तान नबूर्द आज़मा होने की कोशिश कर रहा है। कौन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हैंडल करने में? आई थिंक देखें, दोनों है। मखसूस पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसका भी सोशल मीडिया देखें इस वक्त क्या कर रहा है। इवन आप लीडर जो कैद है वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद ये सोचने की बात है कि ये इंडिया ने सारा प्लान किया है। उसके बाद उनको पहले पता था, उन्होंने पूरी एक फेक न्यूज़ चलानी शुरू कर दी है, AI इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसके बाद पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको याद है जब 27 फरवरी 2019 को ये पुलवामा के इंसिडेंट हुआ था, तो ISPR ने एक एक लम्हा ब लम्हा अपने लोगों को इन्फॉर्म किया था, और इंडियन ने कहा, उनके मिनिस्टर ने कहा, उनके जनरल ने कहा कि पाकिस्तान से सीखें, ISPR से सीखें कैसे इंफॉर्मेशन पास की जाती है। बात यह है कि इसको हमें अब ये देखना है कि इसको हमने कैसे लिखा, हमने इसको अल्टरनेटिव नैरेटिव बना रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के कुछ टैलेंटेड यंग लोग होने चाहिए जो कि मीडिया के IT के एक्सपर्ट हों, वो काउंटर बताएं। और सेकंड, मेरी आपसे तवज्जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपका माइक आएगा, इस म्यूट हो गया, हम आपको सुन नहीं पा रहे। ब्रिगेडियर साहब, वाक़ई साहब, जिस तरह से भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि भारत की यही रविश रही है और इस तरह के वाक़यात में मुलविस भी भारत ही होता है। तो ये जो भारत कर रहा है, दुनिया के सामने ये कब बेनकाब होगा और पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है? भारत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कुलभूषण जैसे और इसके अलावा भी कितने दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए। क्या आज तक भारत में भी पाकिस्तान से जिसका कोई ताल्लुक हो, कोई ऐसा दहशतगर्द पकड़ा है उन्होंने? ऐसी कोई एक भी मिसाल नहीं मिली। असल में भारत हर वक्त उस मौके की तलाश में रहता है कि वो किस तरह अपनी दुश्मनी जो है वो आग बरसाता है। उसका मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करता है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा है। आप देखें, जैसे ये वाक़या हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने ऑलरेडी ये सारी वीडियोस बना के रखी हुई थी और उनको यूँ पता था कि आज ये होने वाला है। कोई शख्स इस चीज़ से इनकार कर ही नहीं सकता कि BLA के पीछे और इस तरह के वाक़यात के पीछे भारत नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पर भारत का मीडिया जो एक कंट्रोल्ड मीडिया है अपने मुल्क के हवाले से, वहाँ तो वो किसी किस्म की कोई ऐसी खबरें नहीं देता जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हों, जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हों। वो तो वहाँ तो वो चुप रहता है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ज़रा सी भी कोई चीज़ हो, उसको वो इतना बढ़ा चढ़ा के दुनिया में पेश करता है और लोगों में पाकिस्तान के को वो इस हद तक नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और आप यकीन जानें कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जो भारत की इस तरह की जो गंदी हरकतें हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्होंने कभी भी उनकी इन बातों पर कान नहीं धरा। भारत से अगर हम कभी ये सोचें कि हम खैर की तवक्को रखें तो ये तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। जाहिर है उन्होंने हमसे दुश्मनी करनी है और बिला वजह आज तक पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने जितने इल्ज़ामात दहशतगर्दी के लगाए, आखिरकार उनके अपने ही इदारों ने उनको झूठा करार दे दिया, लेकिन मीडिया उनका खामोश है। कमाल बात तो यह है उन बारे में खामोश है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो जहर उगलने की जो तमाम कोशिशें हैं वो बरूए कार लाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त भारतीय मीडिया आज भी इस वक्त भी जाफर एक्सप्रेस के इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश बिल्कुल ऐसे कंट्रोल्ड मीडिया है जो कि फेक न्यूज़ फैला रहा होता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ब्रिगेडियर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे थे। पाकिस्तान के अवाम से मेरी ऑनेस्टली ये अपील है, प्लीज ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस, ट्रस्ट गवर्नमेंट के वर्जन को। जो हुकूमत और ISPR आपको बता रहा है, प्लीज ट्रस्ट इट, दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी, ताकि आप फेक न्यूज़ पे मत जाएं। यही दुश्मन का माइंड है, फेक फिफ्थ जनरेशन वन के आपको गुमराह करते हैं। सो इस लिहाज से आप आइडेंटिफाई करें अपने मुल्क के अंदर भी उन लोगों को जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है? अंदरूनी दुश्मन खतरनाक ज़्यादा होता है बैरूनी दुश्मन से। नंबर 2 बात है कि जिस तरीके से ये इंडिया कर रहा है, हमें चाहिए कि इस स्टेज के ऊपर आके हमें प्यूनिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब ये क्या चाहते हैं, वहाँ की मादनियात हैं, रोको डिक है, आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसको वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हाथ में ना आए और ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बलोचिस्तान को अलहदा किया जाए। इसके लिए हमको पूरी एज ए नेशन हमने खड़े होना है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। इराक लिबिया वाला हाल होगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को अगर नुकसान पहुंचाए। इसलिए इंश्योर के यूर ऑल वी ऑल टुगेदर, और ये नेशनल असेंबली का ज्वाइंट सेशन कर लें, वहाँ जाकर रेजोल्यूशन लेकर आएँ और एक एक्शन एक प्रॉपर नेशनल एक्शन प्लान बनाएं, उस पर सख्ती से अमल करें। दैट इज़ व्हाट इज नीडेड, ताकि फेक न्यूज़ भी ख़त्म हो और जो फेक न्यूज़ पाकिस्तान में फैला रहा है अगर वो पकड़ जाता है उसको करार वापस ला देने की ज़रूरत है।
ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, तो आदिल साहब सानिया APS के बाद भी हमने देखा कि नेशनल प्लान जो है उसे बनाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये जाफ़र एक्सप्रेस वाक़या जो है वो यकीनन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बहुत बड़ा ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है जो कि पेश आया है। आपको लगता है कि अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की अशद ज़रूरत है? अगर नहीं हुआ तो मामलात और ख़राब होंगे? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान से पहले ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो बहुत दिखाना ज़रूरी है। जो सियासी जमातें हैं उनको अपने इख्तलाफात एक साइड रख के, वो KP में भी अब दहशतगर्दी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होने की हो रही है। तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करें, इस एक एजेंडे पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और जो दिगर इदारे हैं उनको जो दिगर स्टेक होल्डर्स हैं बलूचिस्तान के हवाले से, KP के हवाले से, उनको एक पेज पे होना चाहिए। एक जो है मुश्तरका जो लाएअमल है वो उसको अपनाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, उनके जो राब्ते हैं वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, जो उनको वर्क फोर्स मिल रही है उसका रास्ता बंद किया जा सकता है, तो उसके लिए मिलके जो है वो काम करना चाहिए। वहां पर जो और आदिल साहब, आपको नहीं लगता कि अगर मिलकर काम ना किया तो वो बलोची जो ऑलरेडी अपने आप को डिप्राइव्ड समझते हैं, ये कलदम तंजीमों को मजीद मौका मिल जाएगा उनको वर्गलाने का? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं तो बार बार ये बात मुख्तलिफ फोरम पे कह भी चुका हूँ कि जो रियासत और आवाम और ख़ास जो नई नस्ल है उनके दरमियान जो एक गैप जो है वो बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनकी लोगों को बताने की ज़रूरत है, उनकी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान के हवाले से, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से या वसाइल की तकसीम के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोगों के दिमाग के अंदर जो है वो बातें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनका कालदन तंजीमों का जो है वो हिस्सा बनते हैं, वो उसको जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन गैप है इसको फिल करने की भी ज़रूरत। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा जो हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत की क्या सूरत हाल है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वाक़ई साहब, इस वाक़े से पहले भी सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट थी, कुछ थ्रेट अलर्ट्स भी मौजूद थे। अब ये इतना बड़ा वाक़या हो जाना, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो मुल्की सूरत हाल है वो किस नहज पे जाती हुई नज़र आ रही है और सिक्योरिटी को कितना ज़्यादा मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है? सिक्योरिटी तो पहले ही मुल्क भर में हाई अलर्ट है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बारे में हाई अलर्ट ज़्यादा रहना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हर वक्त इस तरह के वाक़यात रोकने के बारे में अपनी पूरी कोशिशें करते रहते हैं और उनका तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काम करता रहता है। अब देखिए ना, यहाँ इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में एकदम सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का क्या फ़ायदा? जब वाक़या हो जाता है तो उसके बाद हम मज़म्मतों की तरफ आ जाते हैं और दुख का इजहार करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जी बस फ़लाँ जगह भी नाके लगा दें, फ़लाँ जगह भी रास्ते बंद कर दें। भाई वो जो दहशतगर्द हैं उन्होंने तो जो अपना काम करना था वो अपना कर लिया है। उसके बाद जब हम इस तरह के इक़दाम करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उनका कोई बहुत बड़ा ख़ातर खा फ़ायदा होता है। असल बात होता है प्रिकॉशंस करना और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको हर वक्त हाई अलर्ट रखना। अब जाहिर है ये जिन लोगों का फ़र्ज़ है, जिनकी ये ड्यूटी है, उन्हीं को ही करना चाहिए और उन्होंने ही करना है। हमें देखना चाहिए कि आए रोज़ हमारे यहाँ जो वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं, और मैं आपको दूँ भारत और BLA बड़े अरसे से एक कोशिश में था कि हम एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या करें और ये बातें भी लोगों के ज़ुबान पर थी कि खुदा न खास्ता किसी भी वक्त बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो सकता है और आखिर वो वाक़या हो गया। और असल बात तो ये कि इसके इन वाक़यात की रोकथाम के लिए वो तमाम इक़दामात उन पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कहाँ टूटा, हमारी कहाँ कमज़ोरी थी कि हमें इस तरह के किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से
कबल अज वक्त पता क्यों नहीं चला? पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज और हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों का नेटवर्क और इंटेलिजेंस पे कोई किसी किस्म का शक तो नहीं है, लेकिन देखने की ज़रूरत यह है कि फिर ये कहाँ कोई ना कोई कमी हो जाती है जिसकी वजह से दहशतगर्द जो हैं वो इतना बड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं और इतना उनके पास आप इस वाक़े को भी देख लें कि क्या पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। यानी पाकिस्तान का जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से जो लेवल है वो पूरी दुनिया में नीचे गिरा है। इस बिल्कुल ऐसी है। आदिल साहब, आपको भी लगता है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसे स्ट्रॉन्ग करने का है? देखिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क, आदिल साहब जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये फेलियर भी है और इसमें तयन भी होना चाहिए और इसमें इस बेहतरी की गुंजाइश तो यकीनी तौर पर रहती है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आपने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं दुश्मन के अंदर ताकि जो है वो आपको बर वक्त किसी बड़े दहशतगर्द वाक़े से पहले जो है वो होनी चाहिए, इत्तला होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है और बदकिस्मती ये है कि जो हमारा वज़ीर दाखिला है वो पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं। तो हुकूमत को सोचना ये चाहिए कि इतनी सूरत हाल ख़राब है, KP में भी ख़राब है, बलूचिस्तान के अंदर भी सूरत हाल है। वो कहते थे कि एक जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द हैं वो एक SHO की मार हैं, तो आप देख लें कि क्या सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है, फुल टाइम वज़ीर दाखिला की ज़रूरत है जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मामलात पर फोकस करे। कभी उनकी तवज्जो जो है वो क्रिकेट के मैदानों पर होती है, कभी वो तरक्याती काम मौसिन स्पीड के लिए जो है वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं। हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त मुल्क में अमन चाहिए और अमन के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो इक़दामात है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए जो है तमाम इदारों को भी, हुकूमत को भी जो है अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि कल से ये सारा इंसिडेंट जो है वो चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर। इस टाइम पॉलिटिकल क़यादत को, अस्करी क़यादत को जो है वो इस सारे गो के अभी भी इस सारे मामलात को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन वाक़ा साहब, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको और एस्टेब्लिशमेंट को, अस्करी क़यादत को एक पेश पे आने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने तो बिल्कुल शुरू में ये बात की थी कि ये वो वक्त है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक टेबल पे बैठ के पहले पाकिस्तान की हिफाजत और यहाँ पे अमन व अमान के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर इस वक्त भी ये लोग सियासत करेंगे जबकि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे सर पे खड़ा है और पाकिस्तान को ख़त्म करने, खुदा न खास्ता ख़त्म करने के दरपे है, तो अब भी देखिए, हुकूमत सिर्फ हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है और जो अपोजिशन है वो हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है, यानी वो हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, दहशत गर्दों को और दूसरे मुल्कों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मौके मिलते रहेंगे। तमाम लोगों को एक टेबल पे बैठना होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए नंबर 1 पे है। अगर पाकिस्तान सियासी तौर पर स्टेबल ना हुआ तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म की मुसीबत से, हमारी दुआ ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नीड ऑफ द आवर है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पानी।